सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम भारत का इतिहास पार्ट सेकेंड द्वितीय वर्ष के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उदारवादियों की उपलब्धियां वो पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे को देखने हैं कि जो उदारवादी दल था उनका किन किन भागों में योगदान था उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट आता है जहाँ पर उनका योगदान था वो है संवैधानिक विकास में योगदान। उदारवादी आंदोलन का भारत के संवैधानिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने प्रचार से कांग्रेस ने ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन की जांच करवाने में सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1892 का परिषद अधिनियम पारित हो पाया था। ये अधिनियम राष्ट्रीयता के युद्ध में भारतीयों की प्रथम विजयश्री थी। इस अधिनियम के द्वारा निरंकुश शासन में थोड़ी बहुत कमी अवश्य आई थी। इसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की संख्या में वृद्धि की गई थी। पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हुआ। उदारवादियों ने सरकार की कुछ प्रतिक्रियावादी जो कानून थे उनका भी उनके द्वारा सफलतापूर्वक विरोध किया गया। 1894 में केंद्रीय सरकार ने 1879 के लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस संशोधन से वकीलों को जिलाधीश व रेवेन्यू कमिश्नरों के अधीन रहना पड़ता था और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने पर भी रोक लग जाती थी। उदारवादियों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था। दूसरा योगदान जो उदारवादी दल का था वो है प्रमुख अंग्रेजों से सहानुभूति प्राप्त करना। उदारवादियों ने वैधानिक आंदोलन एवं उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश जनता का ध्यान भारतीय राजनीतिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ और ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। उदारवादियों ने अंग्रेज नेताओं की ओर से जो सहानुभूति प्राप्त की उसके फलस्वरूप इंग्लैंड में राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को अप्रभावी बनाने में सहायता मिली। राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिणत करने का श्रेय भी उदारवादियों को जाता है। उदारवादियों के कार्यक्रम एवं कार्यों का लोक शिक्षण के लिए बड़ा महत्व था। सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने वालों की संख्या बढ़ने लगी और कांग्रेस की सदस्य संख्या में भी निरंतर वृद्धि होने लगी। राष्ट्रीय महत्वों के प्रश्न पर आम आदमी भी चर्चा करने लगा। सरकार के कार्यों का ध्यान रखा जाने लगा। 1901 से 1905 के दौरान जो सरकार के प्रति प्रबल विरोध उठ खड़ा हुआ था वह इस बात का प्रमाण था कि लोगों में एक नए जीवन का संचार हो गया था और राष्ट्रीय आंदोलन विस्तृत होकर जन आंदोलन के रूप में बदल गया। अगला पॉइंट जिसमें उदारवादियों का योगदान हम देखते हैं वो है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। उदारवादियों की एक महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की थी। भारतीयों में प्रजातंत्र के प्रति रुचि उत्पन्न की। समाचार पत्रों में इन प्रस्तावों और प्रस्तावों से संबंधित नेताओं के व्याख्यानों को प्रकाशित किया जाता था और उन पर संपादकीय टिप्पणियां भी लिखी जाती थी। हजारों भारतीय इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते और अपने स्तर पर आपस में विचार विमर्श करते थे। इस प्रकार कांग्रेस ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा एवं सूझबूझ प्रदान की। अगला पॉइंट जो है वो है ब्रिटिश शासन के दोषों से अवगत कराना। उदारवादियों की ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन थी कि उन्होंने भारतीय जनता को उस समय जो ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर लागू था उसके दोषों के बारे में अवगत कराया। उदारवादियों के सीमित क्रियाकलापों के उपरांत भी भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा का भाव बढ़ता ही गया और धीरे धीरे उग्रवाद के रूप में प्रकट हुआ। यह राजनीतिक चेतना एवं शिक्षा का ही परिणाम था। राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत करना। उदारवादियों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को मजबूती प्रदान की। उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके उसके अनुरूप अपनी नीति निर्धारित की थी। उन्होंने नौकरशाही के क्रूर हाथों से कांग्रेस को बचाकर भविष्य के लिए उसकी जड़ें इतनी गहरी कर दी
कि बाद में नौकरशाही तो क्या, स्वयं इंग्लैंड की सरकार भी उसे नहीं हिला सकी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उदारवादी दल का क्या योगदान था। लेकिन उदारवादी दल की आलोचना भी हमें इतिहासकारों के द्वारा प्राप्त होती है। क्या वजह थी जिसकी वजह से इनकी आलोचना की जाती थी? कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो बताते हैं, जिनको डिस्कस करके हमें पता लगेगा कि क्या कारण था कि उदारवादी दल की आलोचना की जाती थी। इसमें पहला पॉइंट है नेताओं में त्याग की कमी। उदारवादी नेताओं ने जो साधन अपनाए उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचित किया जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि एक तरह से अंग्रेज़ों के सामने भिक्षावृत्ति की पोजीशन थी, जिसमें सिर्फ मांगा जाता था लेकिन उन्हें क्या प्राप्त होता था इसकी कोई सीमा नहीं थी, कि कभी कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, अंग्रेज कुछ पॉइंट्स उन्हें दे देते थे, कुछ उनको रियायतें दे देते थे, ये सोचकर कि इससे भारतीय जो है वो खुश हो जाएंगे। उदारवादियों ने भारत के ब्रिटिश शासकों को प्रसन्न रखते हुए उनकी दयालुता एवं न्यायप्रियता की दुहाई देकर स्वशासन की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया। साहस एवं कष्ट सहने की क्षमता आदि के अभाव के कारण कारावास का जीवन उनके लिए असह्य था। वे अपने पद, व्यवसाय तथा सामाजिक स्तर को अक्षुण्ण रखते हुए भारत में स्वराज की स्थापना का स्वप्न देखते थे। ये कथन डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर द्वारा कहा गया है और उनके अनुसार उदारवादियों ने ब्रिटिश शासकों के सामने जो उनकी दयालुता और न्याय प्रियता में इतना अधिक विश्वास रखा कि उन्होंने कोई भी संघर्ष करने से, खास तौर पे उग्र संघर्ष करने से उनके द्वारा मना कर दिया गया था। दूसरा, एक और जिस बात की आलोचना उदारवादियों की जाती है वो है मनोवृत्ति के संबंध में आलोचना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के शब्दों में, हमारा ये पक्का विश्वास है कि केवल ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ही उन राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है जिनकी तीव्र अभिलाषा अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शासन ने हम में उत्पन्न की है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी खुद उदारवादी दल के नेता थे, तो उनके इस कथन से ही पता लग जाता है कि वो अंग्रेजी शासन में कितना भरोसा रखते थे। तत्कालीन उदारवादी नेताओं का ऐसा विश्वास उनकी गंभीर भूल समझी जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उदारवादियों के प्रस्तावों और प्रार्थना पत्रों पर कभी भी पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। ये एक और सबसे बड़ा आलोचना का कारण है कि वो उदारवादी दल जो है वो हमेशा अपने हक के लिए लड़ रहा था, अपने हक की मांगे कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। उदारवादी भारत और ब्रिटिश हितों को एक समझते थे, जबकि वास्तविकता ये थी कि अंग्रेज भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सिर्फ एक मात्र साधन समझते थे। अगला पॉइंट जिस पे इनकी आलोचना होती है वो है राजनीतिक सुधारों की प्राप्ति नहीं। उदारवादी प्रतिवर्ष अपने प्रस्तावों एवं याचिकाओं के माध्यम से राजनीतिक सुधारों की मांग करते रहे, परंतु जैसा कि रजनी कोठारी ने लिखा है कि विदेशी शासन के राजनीतिक सुधारों की मांग का नतीजा हमेशा निराशाजनक ही रहा। उदारवादियों की यह धारणा नित्यांत मिथ्या थी कि राजनीतिक सुधारों के विषय में कांग्रेस ने सरकार को निर्देश देने का साहस किया, क्योंकि सरकार ने उनके सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। उदारवादी राजनीतिक सुधारों की प्राप्ति में असफल रहे। और अंतिम पॉइंट जो है वो है आम जनता का सहयोग नहीं ले पाए। उदारवादियों की आलोचना यह भी कहकर की जाती है कि वे सरकार के विरुद्ध आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार बहुत ही संकुचित था। वस्तुतः उनके समय में राष्ट्रीय आंदोलन केवल शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। जनता को संगठित करने में उनका योगदान बहुत कम रहा, क्योंकि उनके मतानुसार अभी वह समय नहीं आया था कि भारतीय जनता विदेशी शासन को चुनौती दे सके। इसीलिए उन्होंने कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे भारतीय आम जनता उनके साथ जुड़ सके, और जिस प्रकार गांधी जी ने लोगों का सहयोग लेकर आंदोलन किए थे वो चीज़ उदारवादी दल के नेताओं द्वारा नहीं की जा सकी।
अब हम उदारवादी दल का मूल्यांकन करते हैं कि ये जो उदारवादी दल था, जिसके द्वारा जिसके नेता जो थे वो स्टार्टिंग में भारतीय कांग्रेस की स्थापना से इसके साथ जुड़े हुए थे, उनका जो कार्य प्रणाली थी उसका मूल्यांकन किया जाए तो किस प्रकार उनका मूल्यांकन होगा। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन की दृढ़ नींव डाली थी और एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया था जिस पर चलकर आज़ादी प्राप्त की जा सके। उनका योगदान यह था कि उन्होंने जीवन के प्रति वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए जाने पर जोर दिया था। उनके द्वारा सामाजिक समानता के आधार पर भारतीय समाज का पुनर्निर्माण पर विशेष बल दिया गया। उदारवादियों की सफलता इस बात में भी थी कि उन्होंने देशवासियों को राजनीतिक शिक्षण दिया तथा उनमें प्रजातंत्र की भावनाओं को उद्वेलित करने का काम उनके द्वारा किया गया, जिससे वे स्वतंत्रता आंदोलन के पथ पर अग्रसर हो सके। तो ये चीज़ें जो थी, ये तो यूँ कहना चाहिए कि उदारवादी दल के लिए एक पॉजिटिव साइड थी। उदारवादी नेताओं ने आर्थिक विकास के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी अपनाया। उन्होंने कराधान की एक न्याय संगत पद्धति अपनाने की वकालत की, जिसके अंतर भुगतान कर सकने में समर्थ लोग ही लोक वित्तों का भार वहन करें। उन्होंने औद्योगिकीकरण पर बल दिया, जिससे राष्ट्र के आय के साधनों में वृद्धि की जा सके और बेरोजगारों को काम मिल सके। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि 1885 से 1905 तक के काल में उदारवादियों ने अपनी तमाम कमियों के बावजूद भारतीय राष्ट्रीयता की नींव डालने में महान सफलता प्राप्त की। जैसा कि कहा जाता है कि नींव की ईंट जो होती है उसी पर इमारत खड़ी होती है और फिर हमें कंगूरा दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उदारवादी दल जो था वो एक तरह से नींव की ईंट था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जिन्होंने एक शुरुआत की थी जिसके ऊपर बाद के जो हमारे उग्रवादी दल और भारत के हमारे क्रांतिकारी जो थे और गांधी जी थे उनके द्वारा उस इमारत का निर्माण, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। अब हम अगले जिस पॉइंट पे आ रहे हैं वो है कि ये जो उदारवादी दल जिसकी हमने बात की थी उसके प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे। ये कुछ नाम मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसमें हैं दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय कांग्रेस की स्थापना में भी बहुत अहम योगदान दिया और ये वो शुरुआत के हमारे नेता थे जिन्होंने एक तरह से ये जो उदारवादियों द्वारा जो नींव की ईंट रखी गई थी उनमें इन सब का योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम लेते हैं दादा भाई नौरोजी। इनका जन्म गुजरात के नवसारी जिले के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी प्रेरणा से ही 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वे 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। देखिए आप, सबसे ख़ास बात कि दादा भाई नौरोजी जो है उदारवादी दल के नेता रहते हुए भी उनके द्वारा अंग्रेज़ों को झकझोरने के लिए उन्होंने वहाँ पर जाकर भी ब्रिटिश संसद के वो सदस्य बने ताकि जो भारतीयों की समस्या है वो ब्रिटिश संसद के सामने वो रख सकें। सबसे अहम एक और योगदान जो दादा भाई नौरोजी का वो है 1901 में उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लंदन से प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा भारत के शोषण का विस्तृत एवं तर्कपूर्ण विवेचन दिया। उन्हें श्रद्धा से वृद्ध पितामह या फिर द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों